दोस्तों, जंग के 20 दिन बाद युद्ध अपने खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। ईरान, इजराइल, अमेरिका कोई रुकने को तैयार नहीं है और उन्होंने दुनिया को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि पूरी दुनिया दहशत में है, पूरी दुनिया दबाव में है। सबके आगे क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा। पूरी दुनिया में हालात इतने खराब कैसे हो गए? आखिर 20 दिन में जो नहीं हुआ वो अचानक अब क्या हुआ कि पूरी दुनिया जो है वो घबरा रही है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं आखिर ईरान ने क्या किया, इजराइल ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ये युद्ध शुरू हुआ था ईरान पर हमले के साथ, जो इजराइल और अमेरिका ने किया था। और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी को मौत के घाट उतार दिया था, वो शहीद हो गए थे। अब दूसरा जो बड़ा हमला हुआ वो कल के दिन हुआ। कल ईरान में इजराइल ने हमला किया और इजराइल ने हमला करके ईरान के दूसरे सबसे बड़े नेता और IRGC के सुरक्षा तंत्र के जो सबसे बड़े नेता है अली लारीजानी, उन पर हमला किया, उनकी हत्या की। ट्रिगर ये नहीं था, ट्रिगर उससे भी बड़ा था। ट्रिगर वो था जिसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल इजराइल ने कल ईरान के सबसे बड़े गैस हब पर हमला कर दिया और ये जो गैस हब था, ये जो तेल रिफाइनरी थी, ये जो गैस हब था, इसका नाम है साउथ पार्स गैस फील्ड। साउथ पार्स इसका नाम है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार यहीं पर है जो ईरान के पास है। ये 90s के दशक में इसके बारे में पता चला था। कतर और ईरान दोनों इसको संभालते हैं और सबसे बड़ी बात, ये ईरान के लिए धन कुबेर कहा जाता है। ईरान को सबसे ज्यादा पैसा इसी गैस रिफाइनरी से मिलता है। और यहां से मैं आपको बता दूं, गैस दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में जाती है और ईरान की जो कंजम्पशन है गैस की, 70% तो यही पूरा कर देता है। और इसके अलावा ये इतना बड़ा फील्ड है कि जो ईरान को पैसा माला माल कर देता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस पर इजराइल ने हमला किया। उस इजराइल ने हमला किया जो कह रहा था कि अब हम जो गैस और तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला नहीं करेंगे। और यही वो ट्रिगर था, ईरानी तेल भंडार पर इजराइल का हमला, जिसके बाद ये जंग अब खतरनाक रूप ले चुकी है। यही वो ट्रिगर है जिसके बाद ईरान अब रुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने कह दिया, तुमने हमें वो झटका दिया है जिसके बारे में तुम ऑलरेडी वादा कर चुके थे कि हमला नहीं करोगे। और जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया इस बारे में और उनका भी रिएक्शन सामने आया, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हमसे बिना पूछे इजराइल ने हमला कर दिया। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अमेरिका जब भी ईरान पर इस तरह का हमला होता है तो अमेरिका कहता है मुझे पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो इजराइल ने हमला कर दिया, इजराइल ने हमला किया है। अब उसके बाद ईरान बिफर गया है, ईरान टूट पड़ा है, ईरान इजराइल पर टूटा है, ईरान गल्फ कंट्रीज पर टूटा है और ईरान ऐसा टूटा है कि उसने दुनिया भर को चोट दी है। जो सबसे बड़ी चोट ईरान ने पहुंचाई वो कतर को पहुंचाई। मैं आपको बता दूं कि कतर में रास लाफान रिफाइनरी है, ये भी LNG का बड़ा हब है। दुनिया भर में जितनी जगह पर LNG जाती है, 25% यही रास लाफान जो रिफाइनरी है ये पूरा कर देती है। रास लाफान इंडस्ट्रियल इलाका है जहां पर यह हमला किया गया है। इस गैस हब पर, इस LNG हब पर हमला करके एक बड़ी चोट कतर को पहुंचाई है। और कतर ने कहा कि हमारे यहां हमला नहीं करना चाहिए था, जो ईरान पर हमला हुआ हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन ईरान नहीं रुक रहा है, ईरान कह रहे हैं नहीं हम नहीं रुकेंगे। और ये वो LNG हब है जहां से भारत को 47% LNG मिलता है। दुनिया भर की जितनी LNG की कंजप्शन है उसका 25% जाता है। और यहां पर इस रिफाइनरी पर, इस गैस हब पर हमला करना मतलब दुनिया भर में होने वाली सप्लाई चेन को रोक देना है। तभी मैंने शुरुआत में कहा था कि दुनिया इस वक्त घबरा रही है। दुनिया को बड़ी चोट जो है वो ईरान ने दी है। हालात इसीलिए खराब होते जा रहे हैं। ये तो महज एक शुरुआत है, आगे आप सुनते जाइए। कुवैत में दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ। ये मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी है, इससे पहले पहली सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ था। इतना ही नहीं, सऊदी अरब पर हमला हुआ। सऊदी अरब में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको, जिस पर पहले भी हमला हो चुका है, अरामको पर हमला हुआ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिफाइनरी है अरामको, ये सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी तेल रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। तो यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस हब कतर, उस पे हमला हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी सऊदी अरब, उस पे हमला हो गया। कुवैत में लगातार हमला हो रहा है, वहां की सबसे बड़ी सरकारी तेल रिफाइनरीज पर हमला हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में ही ये जो अरामको तेल रिफाइनरी है, उसी का एक पार्ट है सामरेफ।
सैमरेफ रिफाइनरी, उस पर हमला हुआ। अब ये जो सैमरेफ जिस जगह पर है ना, उस जगह के पास से ही, चूंकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद पड़ा हुआ है, उस जगह के पास में ही यानुबू खाड़ी है। और ये यानबू खाड़ी से ही जो अरब देश है वो दूसरे मुल्कों में जरूरत का सामान भेज रहे हैं, गैस भेज रहे हैं, कच्चा तेल भेज रहे हैं। अब यहां पर हमला हुआ है। यहां पर हमला होने का मतलब ईरान सीधे तौर पर इस जगह से, इस रास्ते से जाने वाला जो ऑयल है, जो सप्लाई चेन है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और यहां से जाना मतलब दुनिया भर के देशों को झटका लगना। एक छोटे से मुल्क ईरान ने पूरी दुनिया को ना छका दिया है, पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया है। दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया के कई देशों में लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर वॉर चल रही है। तेल आ नहीं पा रहा है, गैस आ नहीं पा रही है। भले ही वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भारत में हालात फिर भी अच्छे हैं। मैं आपको बता दूं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, एलपीजी की लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तेल की ऐसी कोई किल्लत हमारे सामने नहीं आई। हाँ, गैस की किल्लत आई है। हमने एलपीजी का देखा, 60 रुपए के दाम बढ़ गए। उससे पहले जो इंडस्ट्रियल एलपीजी है, जो कमर्शियल सिलेंडर्स है, उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़े। अब अगर यही स्थिति पिछले दिनों जो बनी रही, पिछले 20 दिन से जो बनी हुई है, अगर यही स्थिति आने वाले कुछ और दिनों में बनी रहेगी तो हालात बद से बदतर होने में वक्त नहीं लगेगा। और इस बात की चेतावनी बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट है वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया में आर्थिक मंदी आने वाली है। और ये जो आर्थिक मंदी होगी, ये 2008 से भी ज्यादा खतरनाक वाली आर्थिक मंदी होगी। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो मैंने आपको बताया, जहां पर ईरान ने हमला किया, इसके अलावा दिन दहाड़े आज कहां कहां हमला किया। ये जो हमले मैं आपको बता रही हूं, ये रात के वक्त हुए हमले थे। ये जो रात के वक्त हमले हुए, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद इस समय ये था कि मैं रात के हमलों से लेकर दिन भर में जो अपडेट हुआ है वो आपको फटाफट से बता दूं। ईरान ने जो हमला किया दिन दहाड़े, वो बेन गुरियन एयरबेस पर हमला किया, हाइफा रिफाइनरी पर हमला किया, सैन्य केंद्र जो अमेरिका के सैन्य केंद्र है, अलग अलग अड्डे हैं इन गल्फ कंट्रीज पे, उस पर दोबारा से हमला हुआ। और साथ ही साथ रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने जगह जगह खड़े किए हुए हैं, और ताकि हवा में फ्यूलिंग की जा सके, उन रिफ्यूलिंग प्लांट्स पर हमला किया। और यूएस की 5th फ्लीट पर हमला किया। आप जानते हैं कि यूएस के युद्धपोत ईरान के बेहद नजदीक थे। अब कैसे ये जो युद्धपोत है उनको पीछे की तरफ कर दिया गया है, भले ही वो यूएसएस अब्राहम लिंकन हो या यूएस का 5th फ्लीट हो, या फिर इसके अलावा एक और फ्लीट था जो अमेरिका का पास में ही खड़ा था, जिसको वापस अब भेज दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इस जंग में अब तक जो मौतें हुई हैं वो 2455 मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा मौतें ईरान में 1444 लोगों की हुई हैं। नंबर 2 पर लेबनान आता है, 912 लोगों की मौत हुई है। इराक में भी 58 लोगों की जानें गई हैं। इजराइल में 17 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के कई सैनिक मारे गए हैं, 13 से 14 सैनिक। हालांकि बार बार ये ईरान कह रहा है कि हमने बड़ी चोट दी है, वो बात अलग है कि अमेरिका इजराइल मानने को तैयार नहीं है। हालांकि घायलों की संख्या इजराइल में इस वक्त, मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको बता दूं कि इतना कुछ हो रहा है, भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत पर असर बड़े पैमाने पर पड़ने वाला है, क्योंकि हम गैस बाहर से लेते हैं, तेल बाहर से लेते हैं। हमारे पास हालांकि रूस से तेल आना शुरू हो गया है, गैस आनी शुरू हो गई है, हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्क पड़ेगा किसानों को, क्योंकि हमारी जो यूरिया है वो बाहर से आती है। हम अपनी कंजम्पशन का एक बड़ा हिस्सा यूरिया का बाहर से लेते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत अपनी कंजम्पशन का 75% यूरिया बाहर से आयात करता है, 32% डीएपी आयात करता है, 65% हम सल्फर आयात करते हैं, और 60% प्राकृतिक गैस भी मिडिल ईस्ट से ही हमारी आती है। ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूं। अब अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो किसान क्या करेगा? यूरिया कहां से लेगा? डीएपी कहां से लेगा? बताइए ना। फसलों को चाहिए खाद जो मिडिल ईस्ट से आयात होता है, और जो खाद हम यहाँ पर बनाते हैं, कुछ अलग तरह के फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, वो भी, उसको भी बनाने में गैस का इस्तेमाल होता है। गैस की तो वैसे ही किल्लत है। तो इस किस्म से एक बड़ा सेटबैक जो है वो सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि दुनिया कह रही है अब ये युद्ध बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, ताकि दुनिया भर के लोग जो हैं वो राहत की सांस ले। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने गांव देहात में जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको सिलेंडर चाहिए खाना बनाने के लिए, यहाँ सिलेंडर नहीं है। तो खैर, इस पर मैं एक अलग से शो बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बातचीत सुनाना चाहती हूँ। एक रिपोर्टर है
उन्होंने ये सवाल पूछा था। रोहड़े वो जो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शांति वार्ता के दौरान ईरान ने अपना पूरा एनरिच्ड जो यूरेनियम है वो देने की पेशकश कर दी थी जब बातचीत चल रही थी, जिनेवा बातचीत जब चल रही थी, और कुछ ही घंटों बाद अमेरिका इजराइल बमबारी कर देता है। Iran offered to give away all of its enriched uranium during the peace talks, and hours later the U.S. started dropping bombs. And The Guardian broke yesterday that there were British officials, the British National Security Advisor was present in Geneva during that last round of talks. The British were surprised by the Iranian offer. They thought it was credible. They thought the talks should continue, and the British were shocked when the Trump administration started bombing Iran hours later. अमेरिका इजराइल क्या चाह रहा था? अमेरिका इजराइल शांति नहीं चाह रहा था। अमेरिका इजराइल चाह रहा था, अमेरिका को तो अपने हथियार बेचने थे, वो चाह रहा था कि मिडिल ईस्ट के देश भी इसके लपेटे में आए, उन पर भी ईरान हमला करे, उनका भी जो हथियार है वो खत्म हो और मैं फिर हथियार बेचूं। और अमेरिका तो सिर्फ यही चाहता है ना, अमेरिका इज अ बिजनेसमैन। अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट आए वो बिजनेस के बारे में ही सोचता है। और कुछ ही घंटों बाद ये बमबारी हो जाती है। ब्रिटेन इस बात को लेकर हैरान है। ब्रिटेन की तरफ से बाकायदा कई बार ये स्टेटमेंट आया कि जब बातचीत चल रही थी, जब सब कुछ तय था, जब न्यूक्लियर तो सिर्फ बहाना है और असल में तेल का खेल पुराना है, और इसी तेल के खेल को लेकर, हथियार बेचने को लेकर ये हमला किया गया। अब जो भी अपडेट आएगा मैं आप तक पहुंचाऊंगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।